अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप ठीक से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। इससे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर चल रहे थे उसमें हमने ये देखा KMT किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, उससे फर्दर उसकी किनेटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस के बारे में देखा, फिर गैस लॉज की डेरिवेशन देखी फ्राम के आइडियल गैस इक्वेशन से, यानी किनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस से। स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है किनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसके अंदर हम बेसिकली जो ड्राइव कर रहे हैं वो रिलेशन देखेंगे कि किनेटिक एनर्जी जो है उसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ जो है वो डायरेक्ट है। इसको प्रूव करेंगे किस इक्वेशन से, किनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस को यूज़ करते हुए हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे कि जो किनेटिक एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टूडेंट, हमें पता है कि जब गैसेस के KMT में हमने पढ़ा कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो गैसेस का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, आइडियल बिहेवियर। गैसेस बिहेव आइडियल। तो आज हमने यही देखना है कि उस आइडियल किनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस और जो हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशंस है, जो जर्नल इक्वेशन हम पढ़ते हैं PV = nRT, दोनों का कंबाइंड करके हम रिलेशन ड्राइव करेंगे किसका, टेम्परेचर का किनेटिक एनर्जी के साथ। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है कि जो हमारे पास किनेटिक इक्वेशन है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, ये क्या है, PV = 1/3 mNc²। ये हमारे पास किनेटिक इक्वेशन है आइडियल गैस की। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को, M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज़ाहिर बात है ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के हैं, क्योंकि हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट पे हम बात करेंगे c², ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसके बारे में ये हमने पहले ही ऑलरेडी ही पढ़ रखा है। और इसी तरह किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू KMT, जो किनेटिक एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी हम क्या देखेंगे कि जो किनेटिक एनर्जी है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E के दैट इज़ = 1/2 mc²। M मास ऑफ द मॉलिक्यूल जो भी है, c², इसको हम किनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये मेरे पास कोई इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, PV = 1/3 mNc²। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ या डिवाइड भी कर दूँ तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, पी वी इज इक्वल टू 2/2 1/3 mN/c² बार। अगेन इसी इक्वेशन को हम लेंगे और देखते हैं रिज़ल्ट क्या बनता है हमारे पास। ये पी वी इज़ इक्वल टू 2/3। अब ये 2 को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही मैं n को बाहर ले लेता हूँ, n इंटू 1/2 mc² बार। अब देखें ये जो इक्वेशन 2 है इसकी जगह पे 1/2 mc² बार, क्या इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकता? तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू 2/3 NE/K। ई के रिप्रेजेंट कर रहा है कैनेटिक एनर्जी को। अच्छा, अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि अगर गैस जो है वो 1 मोल हो, अगर गैस जो है वो 1 मोल हम लेते हैं तो देन क्या बनेगा, इफ गैस इज 1 मोल देन ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। फिर ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू 2/3 NaE/K। ये लेट्स सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन जो भी मैंने रिलेशन ड्राइव किया है इसको मैं नेम दे देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन कोई 3rd आई है। और हमें पता है स्टूडेंट ये जो हम ले रहे हैं कैनेटिक इक्वेशन ऑफ द आइडियल गैस, दिस इक्वेशन वाज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी and this equation was derived by R.J. Clausius। अगर हम इस चीज़ से हट के देखें, जर्नल गैस के अकॉर्डिंग देखें, तो फिर हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बनती है वो क्या है, हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, या इसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन भी लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल टू NRT। अब क्वांटिटी हमने गैस की क्या ले ली है, 1 मोल। तो फॉर 1 मोल अगर ये लिखें, फॉर 1 मोल, तो फिर जनरल गैस क्या बनती है, पी वी इज इक्वल टू RT, ये बनती है। और इसको अगर मैं कहता हूँ 4, अगर 3 और 4 को हम कंपेयर करें तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा, हम अगले स्टेप में कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग कंपेयरिंग 3 and 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर हम कंपेयर कर दें तो फिर हम लिख सकते हैं 2/3 NaE/K दैट इज इक्वल टू RT। बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ड्राइव करना है किसके साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर दें तो ई के किस चीज़ के इक्वल बनता है, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3RT/2Na। अब अगर हम देखें R जर्नल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है और ये एक कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और Na
जो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एवोगैड्रोस, और ये भी कांस्टेंट है। तो इनको तमाम को अगर हम ये कांस्टेंट लिखें तो ये क्या बनता है, ई के इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ सब जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर हम लिख रहे हैं तो टी को कैपिटल लिखना है, क्योंकि हम टेम्परेचर केल्विन स्केल में ले रहे हैं, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। देन क्या है, ई के दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस कैनेटिक इंटरप्रिटेशन में हमने कैनेटिक एनर्जी का रिलेशन ड्राइव करना था किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है 2/E के इज इक्वल टू, जिसको ये हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास कोई इक्वेशन 5 आई है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है कैनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कुछ कंक्लूजन्स की बात करें, कंक्लूजन्स की बात करें तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, जो एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी कैनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, अगली बात वो है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ क्या इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगी। उस स्पीड के इंक्रीज करने से कैनेटिक एनर्जी जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज कर जाएगी। अब हम दूसरी बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र की। अब हीट और चीज़ है, टेम्परेचर और चीज़ है। मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हीट क्या है। हीट एक एनर्जी की टाइप है, एनर्जी की टाइप है जो फ्लो करती है, यानी हीट एक फ्लो करती है किस वजह से, ये ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जो है फ्लो करती है। जबकि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। इसको हमेशा मेजर करते हैं हम जॉल में, कैलोरीज में, और कैलोरीमीटर के ज़रिए इसको मेजर किया जाता है किसको, हीट को। और जो टेम्परेचर है ये केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर किया जाता है। और इसको जब भी मेजर हम करते हैं थ्रू थर्मामीटर करते हैं, और जो हीट है ये फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, बेसिकली जो इसके अंदर अगला पॉइंट है कि मेरे पास एक हॉट बॉडी है, ये मैंने कहा कि ये हॉट बॉडी है, और इसके साथ जब स्ट्राइक किया, ये मैंने ब्लू कलर के साथ इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये मेरे पास कोल्ड बॉडी है। अब इनमें फ़र्क क्या होगा, जब ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के साथ फ्लो करेगी तो जो गैस इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस कोल्ड बॉडी के साथ स्ट्राइक करेंगे। हमने देखा है कि ये जो इनकी जो कोलिजन है ये क्या होनी है, इलास्टिक। उस कोलिजन जब इलास्टिक होगी तो हॉट बॉडी का जो पार्टिकल है जब वो कोल्ड बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगा तो वो अपनी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा किसको, कोल्ड बॉडी को। और यूँ जब तक ये उस वक्त तक स्ट्राइक करते रहेंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करते रहेंगे किसको, कोल्ड बॉडी को, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या नहीं हो जाता, मेंटेन नहीं हो जाता। जी एक मिनट। जी, अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो दूसरा पॉइंट है कंक्लूजन्स के अंदर, पहला पॉइंट तो हमने यही देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। अब हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस की बात करें, द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी, दूसरा पॉइंट कंक्लूजन का क्या बनेगा, हीट
ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड body is due to collisions. When hot body जब स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगा हॉट बॉडी का पार्टिकल किसके साथ? कोल्ड बॉडी के साथ, तो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है? जब वो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट में होंगे, वैसा नहीं है कि करीब करीब पड़े हैं तो खुद ब खुद ट्रांसफ़र नहीं होगी, उन हॉट बॉडी का कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट होना ज़रूरी है। तो जब वो कोल्ड बॉडी के साथ करेगा तो वो क्या करता है? उसके साथ कोलाइड करता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है? जब कोलिजन होती है तो हॉट जो मॉलिक्यूल्स हैं जब कोलाइड होता है तो उसके रिजल्ट में जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं कोल्ड बॉडी की तरफ। तो ये हम कह सकते हैं ड्यूरिंग कोलिजन हॉट मॉलिक्यूल ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी टू कोल्ड मॉलिक्यूल, और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के दोनों बॉडीज यानी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो ये अगला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। मैंने यस इतना बता दिया, हीट ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज़ ड्यू टू कोलिजन। जब कोलिजन होती है तो हॉट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी टू कोल्ड मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल बोथ दिस लिख देता हूँ, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until both bodies gain equal temperature। इससे अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो हमारे पास थर्ड पॉइंट है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी उस वक्त एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यानी जब गैस के पार्टिकल्स में मोशन नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है वो जो गैस के पार्टिकल्स की मोशन सीज हमने कर दी है तो उस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। रुकने की वजह से उनके पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यानी इसका दूसरे लफ्ज़ों में हमने यही कहा कि जब टेम्परेचर ज़ीरो कर दिया, टेम्परेचर ना होने के बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़ीरो कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ज़ीरो के साथ मैं क्या लिखूँगा? अभी मैंने आपको बताया था ज़ीरो। जब टेम्परेचर ज़ीरो, दूसरे लफ्ज़ों में मैं क्या देता हूँ? केल्विन है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब मैं लिख रहा हूँ तो उसमें मैंने जो टेम्परेचर का स्केल है वो केल्विन स्केल लेना है। तो जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट है तो यानी ज़ीरो केल्विन, या हम ये कह देते हैं कि जब टेम्परेचर रुक गया है, मॉलिक्यूल्स की मोशन रुक गई है, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। जब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो भी ज़ीरो है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ज़ीरो हो गई है इसका मतलब क्या है? सिंपल बात है कि ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²।
जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है पार्टिकल्स जो है लेकिन उसकी क्या हो गई है, वेलोसिटी ज़ीरो, यानी उसकी मोशन क्या हो गई है, सीज। तो यही पॉइंट है और ये मैंने आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो के अंदर भी बता चुका हूँ कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है इसका मतलब है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो ज़ीरो हो गई है, मोशन क्या हो गई है, मोशन सीज हो गई है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है और ये कब होता है, जब टेम्परेचर हमारा क्या हो जाए, एब्सोल्यूट ज़ीरो। और एब्सोल्यूट ज़ीरो को ही तो हमने क्या कहा था, ज़ीरो केल्विन। और सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर हमने अचीव किया है वो कितना है, 10⁻⁻⁵ केल्विन। और इसके साथ आपने लिखना है MCQ। क्यों ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछ लेता है कि लोएस्ट अचीवेबल टेम्परेचर वो कितना है, 10⁻⁵ केल्विन, दैट इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जब गैस के मालिक्यूल्स की मोशन क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, गैस के मालिक्यूल्स की स्टॉप कर जाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो उस वक्त जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन ज़ीरो हो जाती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, उस वक्त उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब अगली बात की तरफ बात करते हैं कि ये हमारा लास्ट पे छोटा सा पॉइंट है, इसको देखते हैं। वो क्या है, इसी का चौथा पॉइंट है। जी, आज के टॉपिक का हमारा इसकी कंक्लूजन्स के अंदर लास्ट पॉइंट है कि जो लिक्विड और गैसेस हैं इनका जो टेम्परेचर होता है ये किस चीज़ के बारे में बताता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। क्यों हमने लिखा कि जो गैसेस या लिक्विड का टेम्परेचर है ये किसके इक्वल है या किस चीज़ की मेजरमेंट है। इन गैसेस आर लिक्विड टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। रीज़न सुन लें, छोटी सी रीज़न है, बड़ी बात नहीं है, कि जो गैस और लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैं ये रैंडम मूव करते हैं। और जब रैंडम मोशन है, बेसिकली मोशन की 3 टाइप्स हैं। एक स्टूडेंट ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी रोटेटरी मोशन, तीसरी वाइब्रेटरी मोशन। जब हम बात करते हैं ना ट्रांसलेटरी मोशन, इसके अंदर पार्टिकल मूव करता है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, कंप्लीट पार्टिकल्स मूव करता है। और इसकी 3 टाइप्स हैं, यानी ट्रांसलेशनल मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक रैंडम मोशन है, एक लीनियर मोशन है और एक सर्कुलर मोशन है। अब देखें, जब रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ये जो लिक्विड और गैस है इनके अंदर रैंडम मोशन है, तो नो डाउट वो ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो इस वक्त क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड और सॉलिड की, क्योंकि वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देके, क्योंकि वो रैंडम मूव करते हैं। और रैंडम मोशन इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसी वजह से हमने कहा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। लिक्विड और गैसेस के अंदर जो टेम्परेचर है इज़ द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जबकि सॉलिड्स के अंदर जो टेम्परेचर है ये क्या है। अब हमने कहा कि ये जो सॉलिड एक पार्टिकल्स, ये सॉलिड पड़ा है, ये मूव तो नहीं करता जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, एक कंप्लीट पार्टिकल्स तो नहीं मूव करता। अब जबकि इसके अंदर मूवमेंट तो है, वो क्या है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, दे मूव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन।
जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेटरी मूव करते हैं, यानी अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दिस इज़ नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन। और जो सॉलिड का टेम्परेचर है, दिस इज़ द मेजर ऑफ एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और ये दोनों के साथ आपने एमसीक्यू लिख लेना है। पूछ सकता है या पूछा जाता है कि जो हमारे पास लिक्विड और गैसेस में का टेम्परेचर है वो किस चीज़ की मेजरमेंट है तो दोनों के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन गैसेस और लिक्विड में वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जबकि सॉलिड में वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स। जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से होगी, ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड का टेम्परेचर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से नहीं होगा। तो ये था हमारे पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है मोस्टली तौर पर कि वो कहता है प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू KMT, prove that kinetic energy of the gas particle is directly proportional to absolute temperature। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है राइट डाउन या व्हाट डू यू नो अबाउट द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर इन गैसेस, तो फिर भी ये बात है। और लास्ट पे ये कंक्लूजन्स की बात आ रही है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में पूछा जाता है दैट ऑल अबाउट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।